पूरे खित्ते को समझ आ गई ये बात कि ईरान की दिफाई ताकत का अंदाज़ा इनको हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान के फ्रोज़न जो एसेट्स थे वो एक बड़ा मसला था। लेकिन अब ज़ाहिर है यूएई की जानिब से, अबू धाबी की जानिब से जो उनको दोबारा मुंजमद असासा को बहाल करने के हवाले से जो बात की जा रही है काफ़ी खुश आइंदा है। ये बताइएगा कि हम अब पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे अनासिर खित्ते में मौजूद है जो चाहते हैं कि मुआहिदा ना हो, कशीदगी बढ़े और मुज़ाकरात जो हैं वो सबोटाज किए जा सके, जिसमें इसराइल जैसे अनासिर भी मौजूद हैं। और क्या समझते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के बाद इसराइल के कुछ और भी टारगेट्स हैं, क्या समझते हैं कौन सा अगला टारगेट इसराइल का हो सकता है आगे? देखिए, इसराइल का टारगेट जो है, ज़ाहिर है पहले तो ईरान के ऊपर वो समझ रहे थे कि ये सॉफ्ट टारगेट होगा। उनका ख्याल था कि अमेरिकी बमबारी के बाद और अमेरिका का आने के बाद वो ईरान को मलिया मेट कर देंगे। इसमें काफ़ी हद तक हक़ाइक़ भी हैं कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने जिस तेज़ी से रिकवर किया है, वो रिमार्केबल है और ये बात शायद उनको नहीं पता था। और फिर जो तुर्किया उनका टारगेट है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि वो जो जितना भी इलाका है, और ये अभी देखें उर्दन को भी नहीं छोड़ेंगे। ये वो ज़ालिम हैं जो कि अपने बच्चे खा जाते हैं। ये इज़राइल जो है ना, ये एक बहुत फ़र्क सोच का मालिक है। लेकिन अब्दुल्ला उन्होंने भाई, एक इसको मज़हबी यहाँ पे मेरा एक ज़िमनी सवाल ले लें। अगर आपकी बात को एनालाइज किया जाए तो क्या इससे हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि इसराइल ਨੂੰ हाली भी ठंड नहीं पई, वो बाज नहीं आएगा, बल्कि वो ईरान के बाद तुर्किया, शाम, लेबनान, उर्दन और फिर पाकिस्तान, इन पे भी कुछ ना कुछ हरकतें करने की कोशिश जारी रखेगा? देखें, शाम के ऊपर तो मेरे ख्याल में उनकी नज़रें गड़ी हुई हैं, आप खुद भी जानते हैं, और उन्होंने काफ़ी हद तक इलाका भी अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और उसके ऊपर जो उनका ठंड तो उनको डालनी पड़ेगी। ये ठंड तो एक आप देखें कि क्या कहा गया है कि आखिरी जंग जिसका ज़िक्र किया जाता है, वो ये कहा जाता है, उसमें कहीं ये नहीं कहा कि मेरे पीछे काफ़िर खड़ा है, पत्थर पुकारेंगे, दरख्त पुकारेंगे, झाड़ियाँ पुकारेंगी कि मेरे पीछे यहूदी खड़ा है। वहाँ कहीं ये नहीं है कि हिंदू खड़ा है। वहाँ ये कहीं नहीं कहा कि क्रिश्चियन खड़ा है। वहाँ ये कहा है हाँ, यहूदी खड़ा है। इसलिए ठंड तो इनको पड़ेगी, और ठंड भी डालेगा कोई और नहीं, पाकिस्तान ही डालेगा इनको ठंड। ये भी मैं आपको बताऊँ, हाँ, ईरान मजबूत हो रहा है, और जो बात उन्होंने बाकिर कालिबाफ साहब ने कही थी कि अगर ये इस किस्म की हरकतें करेंगे तो वो एक नए ईरान को देखेंगे। नया ईरान का मतलब चागी वाला ईरान। वो ईरान जो फिर दुनियाए इस्लाम के अंदर दूसरी न्यूक्लियर पावर बनकर उभरा। ये वो बातें हैं, याद रखिए। न्यूक्लियर पावर तो वो बन चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं। न्यूक्लियर पावर आपको याद है पाकिस्तान कब बना था? सर 1983 के अंदर कोल्ड टेस्ट हो गया था, और 1984 में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। इस्लामिक बॉम्ब फिल्म बनी थी पाकिस्तान पे। फिर पाकिस्तान के उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक साहब ने टनल्स बना ली थी चागी के अंदर। ये सुरंगें 2 दिन के अंदर नहीं बनती, ये कंक्रीट की होती हैं और बड़ा खास किस्म का इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये बन चुकी थी, और फिर नवाज शरीफ साहब ने जब फैसला किया कि हम धमाके करेंगे, तो वो फौरी तौर पे जवाब हम कैसे दे सकते थे अगर हमने ये ट्रेंचेस बनाई ना होती? ये ट्रेंचेस बनी हुई थी सर, और इट टुक अस हाउ मेनी इयर्स, ऑलमोस्ट 11-12 इयर्स लगे कि हमने जो है वो जाके न्यूक्लियर धमाका किया। अब जो आ जाए कि ईरान, आपको ये पता चलेगा कि ईरान न्यूक्लियर है, ये ऐसे ही नहीं है। ये तुर्किश के अंदर वो जहरीला तीर है जो सामरी जादूगर को मारता है, और सामरी जादूगर ने वो तीर सूंघ लिया हुआ है। ये है असल हकीकत। अच्छा सर, ये तो हकीकत आपने बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर दी, लेकिन सर एक हकीकत ये भी है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से जो मुलाकातें हुई हैं, आप उन मुलाकातों को आप किस नज़र से देखते हैं? वो उर्दन के आर्मी चीफ हों, वो तुर्किया के आर्मी चीफ हों, लेबनान के आर्मी चीफ हों, ये सारे जो मुलाकातें हैं, तो ये भी मामला जो है, क्या ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है? बिल्कुल इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि दुनिया इस्लाम को ये पता चल गया
कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, अंकल सैम के वादे पे एतबार किया। इसलिए अब जो उर्दन के तो शाह पाकिस्तान आए, आपको पता है वो वर्दी पहन के वो बकायदा टिल्ला जोगियां फायरिंग रेंज के ऊपर लेके गए हमारे फील्ड मार्शल साहब उनको। इसी तरीके से उर्दन के साथ हमारा जो है माजी भी बहुत एक ताल्लुक रहा, आज भी मौजूद है। इसी तरीके से आप देख लें कि जो लबनान के आर्मी चीफ आए, वो क्यों आए पाकिस्तान में? क्योंकि मॉडर्न पाकिस्तान वॉरफेयर का बादशाह है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से उन्होंने देखा कि पाकिस्तान को वहां, फिर उन्होंने जो आप तुर्किया के आर्मी चीफ को देख लें, आप बाकियों के देख लें, ये पाकिस्तान सऊदी अरब को देख लें, एक नया ब्लॉक आ रहा है। 6 मुमालिक हैं जो सिर्फ इस इंतजार के अंदर थे कि कब ईरान और ये मामलात खत्म हों तो वो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तर्ज का स्ट्रेटेजिक और दिफाई मुआहदा करें। और इंशाअल्लाह ताला 5 अरब मुल्क हैं और एक उसके अंदर नॉन अरब मुल्क है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान को ज़ाहिर हम सिफारती कामयाबी तो मिल रही है और ये मुआहिदा हो जाएगा तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमने पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। लेकिन अब थोड़ा सा हम इस हवाले से भी जानते हैं कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से भी मजबूत हुआ है और अब मज़ीद भी उसमें मजबूती जो है देखी जा रही है। चीन में तैयार करदा पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज़ जो है वो कराची पहुँच गई है और 55 साल बाद हंगोर आबदोज़ की पाकिस्तान वापसी की क्या अहमियत है, इस बारे में बताइएगा। और ये जो नई आबदोज़ें पाकिस्तान को मिल रही हैं, इनकी क्या खासियत है, ये भी बताइएगा। देखिए, हंगूर क्लास सबमरीन जो है वो तो पिछले साल मार्का हक के वक्त पहुंच चुकी थी एक, क्योंकि ये 8 हंगूर क्लास बननी है, 4 तुर्किया के अंदर, जहां वहां चीन के अंदर और बाकी इधर, और ये पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड के अंदर तैयार होनी है। हंगूर क्लास जो है ये एक, इसके अंदर बहुत सारी सरफे जो यानी कि मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी भी है अंदर से ही समुंदर के। इसके अंदर जो है वो ज़ेरे आब ड्रोन्स भी मौजूद हैं इसके साथ, जो पानी के नीचे चलने वाले हैं। इसी तरीके से इसकी एंड्योरेंस जो है वो गालिबन 21 दिन है, जो पानी के नीचे ये सतह ज़ेरे आब रह सकती है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है, खास तौर पे INS विक्रांत वगैरह के लिए, जो इंडियन नेवल शिप कैरियर्स हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही वजह थी कि हंगूर की मौजूदगी के अंदर उनको पता था कि मौत उनके लिए खामोशी से समुद्र की तह में इंतजार कर रही है, घात लगाए बैठी है। माजी के अंदर जो पाकिस्तान नेवल शिप गाजी था, उसने जो किरदार अदा किया था वो तो एक तारीख साज किरदार है ना, जो विशाखापट्टनम के अंदर जो उसने किरदार अदा किया था, दैट वाज जस्ट ए मार्वलस पीस ऑफ हिस्ट्री। और दूसरी बात, उसके बाद जो आप नेवल के ऊपर देखें तो हमने सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए हैं, हमने जो है सरफेस टू सरफेस बनाए हैं, हमारे पास जो है ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो जाके एक्सोसेट मिसाइल मौजूद है, जो कि जिसने HMS शेफील्ड को 2 टुकड़े कर दिया था फॉकलैंड वॉर के अंदर। और यही वजह थी कि विक्रांत उधर उधर घूमता रहा, पाकिस्तान नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ये था आए हो अपनी मर्जी से तो जाने का रास्ता है कोई नहीं। इस बार तो चाय भी नहीं मिलेगी, क्योंकि समुद्र की तह में चाय नहीं मिलती, अलबत्ता मछलियों के खुराक आप जरूर बन जाया करते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान चाइना की जो कोलैबोरेशन है नेवल लेवल के ऊपर, इसमें हमारे पास फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास गन बोट्स हैं, सबमरीन्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं, और ये तुर्किया के साथ भी मिलके हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी इज गोइंग टू गिव अ ग्रेट सरप्राइज टू इंडियन। और आपको याद होगा कि इंडियन नेवल चीफ ने क्या कहा था कि मैं हैरान हूं पाकिस्तान की नेवी की तेजी से बढ़ती हुई तरक्की को देखकर। ये उसके अल्फाज हैं, कोट अनकोट। तो ये मेरा ख्याल है कि नेवल साइड के अब्दुल्ला साहब, सरप्राइज तो पहले हमारे शाहीनों ने भी दिया और ये भी सुनने में आ रहा है कि 35 मिलने के बाद तो फिर मजीद सरप्राइज मिलेंगे, क्या वाकई ऐसा है? सरप्राइज तो फिर मिलता रहता है ना जी, सरप्राइज क्या, वो कहते हैं वो क्या रह गया अगर मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो 14 अगस्त की परेड है उसमें सीनों पे सांप जरूर दुश्मनों के रेंगेंगे, और बड़ा ठीक ठाक, जो एक तो कहते हैं ना तत्ती हवा लगेगी उनको एक दफा। तो डोंट वरी, we'll give them good things। और अभी इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको फर्क पता चलेगा।